एक मिनट में चेक कर लूं कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। होगी हाँ होगी ठीक। स्टार्ट सर। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सही करने के लिए सबसे पहले तो इसकी मनोस्थिति सही की जाएगी ना। जी सर। तभी तो ये कुछ, जब ये मन से थोड़ा सा रिलैक्स होएगा तभी तो आगे कुछ सोच पाएगा। जी तो सर। सबसे पहले इसकी मानसिक स्थिति को कौन खराब कर रहा है? शनि। ऑब्वियसली शनि कर रहा है, क्योंकि खराब शनि बैठा हुआ है यहाँ। तो अब हम शनि के लिए क्या करेंगे? शनि का हम इसको क्या उपाय बताएंगे? सर वो काली दाल जल प्रवाह कराएंगे। काली वाली दाल। नहीं सर, वो जो अपन रेलवे स्टेशन पे या जहाँ मजदूर रहते हैं वहां पर सौंफ या मीठा बांटने का देखो, 10वें घर में जब भी पहुंचाएंगे तो ये जब तो भी फिर। सुनिए, जब भी जो है ना उपाय बताना चाहिए इंसान को, तो एक उपाय से कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी और भी चीजें अच्छी हो जाए। अब इस कुंडली में एक चीज आप देखो, बाकी तो इसके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में प्लेनेट है। एक रूल तो ये कहता है कि ये कुंडली बहुत अच्छी है ना? बस हम यहां से शनि को हटा दें और शनि को हम ऐसी जगह पे ले जाएं कि दूसरा दूसरा रूल यहां पर लागू हो जाए। दूसरा रूल क्या है कि नाइन्थ हाउस से बादल उठते हैं, सेकंड हाउस पे टकराते हैं। अगर हम शनि को जी। सेकंड हाउस में ले जाएंगे तो दो दो काम बनेंगे। एक तो नाइन्थ हाउस से बादल जो उठ रहे हैं वो सेकंड हाउस से टकराएंगे जाके शनि से, और फोर्थ हाउस में ऑलरेडी प्लेनेट है तो वर्षा करेंगे। एक चीज तो ये। दूसरा, दसम भाव का केतु जो थोड़ा बहुत रिजल्ट देता भी, वो भी सोया हुआ है, क्योंकि टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। ए सॉरी, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। अगर सेकंड हाउस में हम शनि को ले आएंगे तो ये केतु भी वर्किंग मोड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर शनि को सेकंड हाउस में पहुंचाएंगे, तो हम इस व्यक्ति से कहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव शनि है, इसलिए हम इससे कहेंगे कि आप सरसों का तेल मंदिर में जाके दान करो। सिंपल सा उपाय। सैटरडे सैटरडे को सर। सैटरडे। तो यहां से इसके तीन काम बने। एक तो चंद्रमा को शनि ने मुक्त कर दिया, हम्म। मन से मानसिक स्थिति इसकी सही हो गई। दूसरा क्या हुआ, नवम भाव से जो इसका बहुत मजबूत दिख रहा है नाइन्थ हाउस, वो वर्किंग पोजीशन पे आ गया। भाग्य चमकने लगा, क्योंकि यहां से मंगल यहां पर बैठा हुआ बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। अब यहां से भाग्य से जो भी बादल उठेंगे वो शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट से सेकंड। टकराएंगे। तो भाग्य भी साथ देने लगा इसका। और केतु चूंकि दसम भाव में बैठा हुआ है, हालांकि राहु केतु हमेशा जागते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सेकंड हाउस में उसके मित्र ग्रह शनि को अगर हम स्थापित कर देंगे, तो अगर करियर्स में से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही होगी इसको, वो भी जो है पैसे से संबंधित, करियर से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो भी इसकी सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है। तो हमने एक शनि को सेकंड हाउस में पहुंचा के इतनी सारी चीजें कुंडली की सही कर दी। अब ये तो हो गई इसकी मानसिक स्थिति। दूसरा है शादी की प्रॉब्लम। अब शादी की समस्या इसकी वीनस की वजह से है। एक तो चंद्रमा से शुक्र टक्कर भी खा रहा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है वीनस। तो यहाँ के वीनस को सही करने के लिए दो उपाय बनते हैं। एक तो ये उपाय बनता है कि शुक्र से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी अ, जानवर है, जैसे गाय शुक्र से संबंधित है, बस उसको बिल्कुल उसकी शरण में ये व्यक्ति चला जाए और उसकी सेवा में लग जाए। एक तो ये। दूसरा,
शुक्र को हम 7th हाउस में स्थापित करें किसी तरीके से। यहां पर शुक्र को कैसे स्थापित करेंगे? शुक्र का जो शुक्र से संबंधित जो फूल होता है वो होता है सफेद रंग का फूल। ठीक है, तो सफेद रंग के फूल को हम लगातार घास वाली जमीन में या क्यारी में, घास वाली क्यारी में हम रोज इसको 43 डेज तक गिरवाएंगे। सफेद सफेद फूलों को, 8 सफेद फूलों को लगातार 43 डेज तक घास वाली जमीन पे, या घास जहां पर जो क्यारी हो कच्ची मिट्टी की, जहां पर घास जमती हो वहां पर गिरवा सकते हैं, या काली गाय की सेवा में ये व्यक्ति लग जाए। इस तरीके से हम यहां पर इसका वीनस का उपाय करेंगे। सर काली गाय तो शनि का हो गया, शनि का कलर हो गया नहीं मेरा। नहीं नहीं नहीं, काली गाय जो बगैर सींग वाली होती है ना, हाँ वो जी हाँ जी हाँ जी। वो शुक्र से संबंधित होती है। ठीक ठीक और ठीक है सर। सर शनि व्हाइट से फूल भी। शनि से संबंधित गाय नहीं होती है, शनि से संबंधित भैंस होती है, भैंस भैंसा या होती भैंस। ठीक है सर। सर और गुलाब के फूल भी शुक्र से नहीं देखे जाते क्या? नहीं, वो सूर्य के होते हैं। गुलाब के फूल सूर्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये हम 2 उपाय इसको बताएंगे। इससे काफी हद तक इसकी कुंडली अच्छी हो जाएगी। और जब फर्स्ट हाउस से शनि की एनर्जी हट जाएगी तो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, 5th हाउस में गुरु, 9th हाउस में मंगल। कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये, है ना? एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की बुनियाद। ठीक है, जिसने अच्छा जिसने मुझे ये चार्ट शेयर किया था, चलो वो है तो कम से कम समझ पाए होंगे। चलिए, 10th हाउस, कल हम लोगों ने 9th हाउस तक किया था। 10th हाउस यहाँ पर मकर राशि फाल करती है। यहाँ पर यहाँ के मालिक और यहाँ के कारक शनि देव हैं, और यहाँ पर मंगल उच्च के माने जाते हैं, और जुपिटर जो है वो यहाँ पर नीच के। ठीक है, इतना सबको पता है। पीछे ग्रामर में भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, सही से याद होगा। ठीक है, लेकिन 10th हाउस जो है, अगर यहाँ पर शनि के दुश्मन ग्रह बैठ जाए, जैसे सूर्य 10 में बैठ जाए अकेला, तो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि अक्ल का अंधा या घुटनों में दिमाग होना। वो ऐसे ही लोगों के ऊपर लागू होता है जिसका 10th में अकेला सूर्य बैठा होता है। अकेला 10th में सूर्य बैठा हो और उसको मित्र ग्रहों की सपोर्ट ना मिल रही हो, तो यही हालत होती है, अक्ल का अंधा और घुटनों में दिमाग होना, मतलब बेवकूफ। लेकिन अगर यहां पर सूर्य के मित्र की, सूर्य को मदद मिल रही है, जैसे सूर्य का मित्र कौन है? बुध। अगर सूर्य के साथ में यहां पर बुध हो, तो इंसान जो है ना, वो अक्ल का इतना तेज होता है ना कि वो शनि को मात दे देता है। शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसको बुध की पावर मिल जाती है, बुध का सपोर्ट मिल जाता है, बुध का दिमाग मिल जाता है। या सूर्य यहां पर बैठा हो, 4th हाउस से उसके मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब भी यही यही सिचुएशन लगेगी। तो यहां पर सूर्य अकेला अच्छा नहीं माना जाता, उसको किसी न किसी की मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, शनि का जो पॉजिटिव गुण है ना, जो इस घर का कारक है, शनि का पॉजिटिव गुण है लोगों के ऊपर विश्वास करना, अपना काम चालाकी से निकाल ले जाना। ये शनि
शनि शनि का ये पॉजिटिव गुण है। तो जिसका भी शनि पॉजिटिव होता है ना, खासकर मान लीजिए 10th हाउस में शनि बैठा है, तो ऐसे लोग लोगों के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, अपने काम धंधे को अपने इंप्लॉइज के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं दूसरा काम करने। मतलब एक बिजनेस खड़ा किया, अपने एम्प्लॉयज के भरोसे किया, फिर दूसरा बिजनेस की तरफ बढ़ गए। मतलब भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन अगर शनि निगेटिव है, शनि पॉजिटिव स्थिति में नहीं है, तो फिर ये उसी जैसी हालत होती है कि एक परचून की दुकान में जो मालिक होता है ना, वो दिन भर बैठा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ इस कारण कि कहीं उसके अंडर में काम करने वाले वर्कर कहीं उससे चोरी ना कर ले जाए, उसकी उसकी दुकान से चोरी करना ना स्टार्ट कर दें। मतलब विश्वास ही नहीं होता, भरोसा ही नहीं होता। तो जिंदगी भर वो आदमी उसी परचून की दुकान में चिपक के रह जाता है बस। तो शनि अगर पॉजिटिव है, 10th हाउस में है, तो ऐसा इंसान लोगों के ऊपर विश्वास करेगा। ऐसे लोग अपने दिमाग को खाली करके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी चीज उसके साथ में घटित भी हो गई ना, तो कुछ टाइम में अपने दिमाग से वो चीजें हटाते हैं और बिंदास फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से शनि 10th हाउस में पॉजिटिव काम करता है। और सूर्य कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया। 10वें घर के जो ग्रह होते हैं ना, वो धोखे के ग्रह कहलाते हैं। धोखे के ग्रह पढ़ा था ना हमने ग्रामर में कि 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट धोखे के होते हैं। ये चार्ट दिख रहा है सबको? रुको और छोटा जी सर। स्लाइड दिख रही है? अब दिख रहा है, क्लियर है ना? हाँ। तो 10th हाउस वाले जो प्लैनेट होते हैं, 10वें घर में जो भी प्लैनेट बैठते हैं, वो धोखे के ग्रह माने जाते हैं। अगर सूर्य 10th हाउस में है, तो ऐसा इंसान मेहनत से बचने वाला होता है। मतलब उसको मेहनत ना करनी पड़े, बस ठीक है। मेहनत ना करना पड़े, दूसरों के ऊपर हमेशा जो है ना एक अथॉरिटेटिव नेचर व्यवहार करेगा, दूसरों को कोसेगा कि तुझे ये करना नहीं आता, तुझे वो करना नहीं आता, लेकिन अपना आराम से बैठेगा, खुद मेहनत नहीं करेगा। लेकिन खुद उस इंसान के अंदर जब सूर्य यहां पर नेगेटिव होता है ना, तो उसको किसी भी काम करने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। वो अपनी बात आगे जो है ना सामने वाले से रख ही नहीं पाता। ठीक है। और किस्मत की बुनियाद भी 10वां घर बनता है, क्योंकि 10वां घर हमारे कर्म क्षेत्र का है, हमारे करियर का है। जो हम जीवन में जो भी हमारे जिस तरीके के कर्मा रहेंगे ना, वो 10वां घर बताएगा। ठीक है। और आपका विश्वास ही आपकी किस्मत की बुनियाद होती है। हमने पिछली उसमें क्लासेस में पढ़ा कि 5वें, 6वां और 10वां घर आपस में जहरी दुश्मन होता है ना? अगर 5, 6, 10 में तीनों में प्लैनेट बैठे हों, तो ये तीनों प्लैनेट आपस में जहरी दुश्मन बनते हैं लाल किताब के अनुसार। तो ऐसी कुंडली, जिस कुंडली में आप 5, 6, 10 में अगर प्लैनेट बैठे हुए देखो, तो ऐसी कुंडली बेहद खराब हो जाती है। चाहे मित्र बैठे हों सर। कोई भी हो, कोई भी हो। और 10वां घर जो होता है ना, वो हमेशा सक्की नेचर का होता है। यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठता है ना, वो हमेशा उसको शक के दायरे में आप रखोगे कि वो प्लैनेट अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। क्योंकि 10वां घर जो है ना, वो लगन का, धोखे का हाउस ही माना जाता है। यहां पर अगर शनि बैठा हो, लगन में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उसकी स्थिति बहुत खराब होगी। शनि जब भी 10th भाव में बैठता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है कि लगन में कोई बैठे।
अब 10वें घर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? अभी हमने कुंडली में ये उपाय बताया आपको, जस्ट पहले जो हमने अभी कुंडली शेयर की थी। 10वें घर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए एक ग्रह तो हो दूसरे घर में जो उसकी आंखें बनेगा, और एक ग्रह हो 12वें घर में जो उसको ख्वाब दिखलाएगा। और इन्हीं ख्वाबों को देख देख कर इंसान 10वें घर का काम करता है, और दूसरे भाव से उसको, मतलब दूसरे सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट उसकी आंखें बनता है। तो अगर 10वें घर में कोई प्लैनेट है तो 12वें घर में भी प्लैनेट होना चाहिए और दूसरे घर में भी प्लैनेट होना चाहिए, तब वो कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके ऐसे इंसान के हर काम बनेंगे, कोई भी काम उसका करियर से संबंधित, काम से संबंधित अधूरा नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए शनि हो 10वें भाव में, राहु हो 12वें भाव में, 12th हाउस में, और दूसरा घर हो खाली। अब उस व्यक्ति के साथ में क्या होगा कि उस व्यक्ति को ख्वाब तो आएंगे, क्योंकि 12वें घर में प्लैनेट है और 10वें में है, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा कि वो चले कैसे। ख्वाब तो खूब देखेगा कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए। लेकिन सेकंड हाउस में चूंकि कोई प्लैनेट नहीं है, तो उसका किस तरफ वो चले, मतलब उसकी आंखें गायब है। उसके समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे, वो कैसे चले जो मैं इन ख्वाब को पूरा करूं। मेहनत कस पूरा होगा वो इंसान, लेकिन बार बार ठोकरें खाएगा, बार बार ठोकरें खाएगा। क्यों? क्योंकि 12वें घर में राहु होने से शनि वैसे ही खराब हो जाता है। लेकिन 10th हाउस में अगर शनि जो होता है, ऐसा इंसान बड़ा मेहनती होता है। तो वही बताया कि मेहनत कस तो पूरा होगा, लेकिन काम उसके नहीं बनेंगे, मेहनत उसकी रंग नहीं लाएगी, क्योंकि दूसरा घर है खाली। तो दूसरे घर में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मंदिरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो जितना हम मंदिर जाएंगे उतना ही हमको यहां पर बैठा हुआ शनि हमको सपोर्ट करेगा। तो अगर 10, 12 और 2 में, तीनों में अगर प्लैनेट हैं, तो ऐसे इंसान के हर काम बनेंगे और उसको सफलता मिलती रहेगी। यहाँ दोस्ती दुश्मनी का नहीं फर्क है ना सर, नहीं, कि दोस्ती होना दुश्मनी होना ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं। ना। ठीक है। बृहस्पति 10 में हो तो दूसरे घर में कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए, नहीं तो यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति बिल्कुल बेकार है। नीच का होता है बृहस्पति एक तो यहाँ पे, और बृहस्पति 10वें भाव में जब भी होता है तो लाल किताब कहती है नेकी कर जूते खा। आप सोचोगे कि मैं जो है लोगों की खूब मदद करूं, इसकी मदद कर दूं, उसकी हेल्प कर दूं, ये कर दूं, वो करूं, और उसके बदले में क्या मिलेंगे? जूते पड़ेंगे आपको। तो 10वें भाव में अगर बृहस्पति है तो दूसरे घर में कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए, नहीं तो ऐसे इंसान का करियर स्टेबल नहीं रहता है। और दूसरे घर को जगाने के लिए मंदिर में उस ग्रह की चीजें देनी चाहिए, दूसरा घर जाग जाएगा। एक योग होता है 10वें में बृहस्पति हो और दूसरे में शनि हो, सेकंड हाउस में शनि हो और 10वें में बृहस्पति बैठा हो। तो ऐसे व्यक्ति के संबंध जो होते हैं ना, वो मतलब संबंध बोले तो अफेयर्स, ऐसे लोगों के अफेयर्स बाहर बहुत बनते हैं, बाहर बहुत संबंध बनते हैं। और अगर कहीं उस समय 12वें घर में केतु बैठ जाए तो आदमी की इच्छाएं 90 साल तक पूरी नहीं होती हैं।
मतलब 90 साल तक वो जो है ना अपोजिट सेक्स के साथ में संबंध बनाने की फिराक में रहेगा, अगर ये स्थिति बनती है। दसम भाव में बृहस्पति, सेकंड हाउस में शनि, और कहीं गलती से केतु अगर 12th हाउस में आ गया। आप ऐसी प्लेसमेंट अगर कुंडली में देखो तो बिंदास आप बोल सकते हो। ठीक है। अगर मान लीजिए 10वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है और वो सो रहा है, सोने की कंडीशन पता है कि जो है वो 4th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, सोया हुआ माना जाएगा। तो 10वें घर में कोई ग्रह बैठा हो और वो सो रहा हो, लेकिन जब वर्ष फल में शनि दूसरे घर में जाएगा, तब से वो 10वां घर में बैठा हुआ प्लैनेट तब फिर जाग जाएगा, उस साल से वो जाग जाएगा। 10वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हो और अगर वो सो रहा हो, सोया हुआ हो, तो वर्ष फल में जब शनि खाना नंबर 2 में जाएगा, उस दिन से 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट जाग जाएगा। ठीक है। और वर्ष फल में कोई भी प्लैनेट जब 10वें घर में जाता है ना, तो वो हमेशा शक्की नेचर का होता है, वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, क्योंकि 10वां घर होता ही शक्की नेचर का है। और अगर कहीं उस समय 8वें घर में कोई खराब प्लैनेट बैठा हुआ हो, तब फिर वो दुगनी ताकत से उस इंसान का बुरा होगा। अचानक कोई हादसा हो सकता है। 10वें घर में किसी वर्ष फल में अगर कोई प्लैनेट आ गया, पहली बात तो वो शक्की नेचर का हुआ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, उस समय हमको एर्थ हाउस पे नजर डालनी है। अगर एर्थ हाउस में उस 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का कोई शत्रु ग्रह बैठ गया, या 8th हाउस के हिसाब से कोई बुरा ग्रह आ गया, तो वो दुगनी ताकत से बुरा करेगा। कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन एक रूल और है यहां पर, अगर उसी समय दूसरे घर में अच्छा प्लैनेट अगर बैठा हुआ है, तो फिर बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। लेकिन एक पॉइंट मैंने ये बताया कि आ, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा होगा तो आप नोट कर लीजिएगा इसमें। ठीक है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि वर्ष फल में अगर 10वें हाउस में कोई प्लैनेट आ गया, तो वो शक्की नेचर का होगा, मतलब वो अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर वो प्लैनेट आ गया 10वें घर में, ठीक है, लेकिन 8th हाउस में अगर कोई खराब प्लैनेट बैठा हुआ हो, उसका शत्रु प्लैनेट बैठा हुआ हो, तो ये दुगनी ताकत से उसका बुरा करेगा। कोई भी एक्सीडेंट, अचानक कुछ भी हो सकता है उस इंसान के साथ। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर 10वें भाव में कोई प्लैनेट आ गया और सेकंड हाउस में उसका मित्र ग्रह आ गया, या सेकंड हाउस के हिसाब से कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसके साथ में बहुत अच्छा होगा, मतलब दुगना उत्तम फल मिलेगा। कुछ भी उस इंसान को उस साल मिल सकता है। लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन बन जाए कि 8वें घर में भी प्लैनेट आ जाए, सेकंड हाउस में भी प्लैनेट आ जाए, तो पहले अच्छा होगा फिर बुरा होगा। तो हमको उपाय क्या करना होगा, हमको 8वें घर से संबंधित ग्रह का इलाज करना होगा। अगर दसम का शत्रु प्लैनेट वहां पर है, तो उसकी स्थिति को हमको वहां से हटाना पड़ेगा। ये वर्ष फल की कंडीशन है, ये वर्ष फल की कहानी है। वर्ष फल में अगर ऐसा, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ये 2-3 पॉइंट्स बाद में नोट कर लीजिएगा जब क्लास की रिकॉर्डिंग आप। तो 8वें घर के प्लैनेट को हमको वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है। और एक रूल और है यहाँ पर, अगर
आठवें और दूसरे में, दोनों में ग्रह नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, आठवां घर भी खाली है और दूसरा घर भी खाली है, तो तीसरे हाउस, पंचम हाउस और 11वें हाउस में बैठे हुए प्लैनेट दसम भाव को सपोर्ट करेंगे। तीसरे घर में, पांचवें घर में और 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को सपोर्ट करेंगे, अगर सेकंड हाउस और 8th हाउस दोनों खाली हैं। और अगर 3, 5, 11 भी खाली हो तो शनि के अनुसार शुभ और अशुभ फल दसम भाव के देखे जाएंगे। अगर शनि अच्छी कंडीशन में है तो दसम भाव अच्छा काम करेगा, अगर शनि खराब कंडीशन में है तो दसम भाव भी खराब कंडीशन में रहेगा। तो अगर शनि दसम भाव में है तो हमको, और सेकंड हाउस खाली है, तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? सेकंड हाउस को में हमको किसको स्थापित करना चाहिए? शनि का सबसे अच्छा मित्र और शनि का दिमाग कौन होता है? मैंने शुक्र पिछली क्लासेस में बताया, बुध, शुक्र बुध, शुक्र शुक्र बुध, बुध, सिर्फ बुध। बुध। शनि का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, बुध ही शनि का दिमाग है। तो शनि अगर दसम भाव में हो, सेकंड हाउस खाली हो, तो दूसरे हाउस में हमको बुध को स्थापित करना चाहिए। मतलब मंदिर में रोज जाके फूलों की माला चढ़ाओ, जाके रोज मंदिर में जाओ और फूलों की माला चढ़ाओ। फूलों की माला वो बुध होती है। सर 10th में प्लेनेट है तो? हाँ हाँ, अगर 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है, शनि की बात बता रहा हूं मैं, अच्छा हाँ सर, ओके। और कोई प्लेनेट बैठा होगा तो उससे उसके मित्र की चीज जो है आप मंदिर में पहुंचाओ। ओके जैसे सर। 10th हाउस में जुपिटर बैठा है, ठीक है, जी जी तो सर। आप दूध चावल मंदिर में जाके चढ़ाओ, चंद्रमा को पहुंचाओ सेकंड हाउस में, अच्छा। ठीक है। या हाँ। मंगल को पहुंचाओ, मतलब रोज बूंदी या बेसन के लड्डू मंदिर पे भोग चढ़ाओ जाके, या मीठी खीर अ, मंदिर में आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। सर 2-10 से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे मतलब? हाँ, 10 ओके सर। दूसरे के बिना 10वें में बैठा हुआ प्लेनेट बेकार है, ओके सर। ठीक है, किसी काम का नहीं। अगर 10th हाउस में कोई प्लेनेट हो तो सबसे पहले उस प्लेनेट को पर नजर पड़ते ही हमको सेकंड हाउस में नजर जरूर डालनी चाहिए। अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो फिर दसम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। दसम भाव का एक रूल हमने और बताया था पहले जब ग्रामर हम लोग पढ़ रहे थे, कि यहाँ पर अगर परस्पर आपस में लड़ने वाले प्लेनेट बैठेंगे तो टेवा अंधे ग्रह का बन जाता है। मतलब दसम भाव में शत्रु प्लेनेट बैठे हों आपस में, जैसे शुक्र बृहस्पति, या बृहस्पति बुध, या सूर्य राहु, या, है ना, जो आपस में जो शत्रु ग्रह हों, आपस में लड़ने वाले प्लेनेट, सर तो ये दो अंधे दो ग्रह का ग्रह टेवा दो बन जाता दो दो से ग्रह ज्यादा होंगे ग्रह ना? बैठेंगे है। दो से तब? ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम दो। मिनिमम दो आपस में दुश्मनी रखने वाले हों सर। हाँ, आपस में दुश्मनी रखने वाले जैसे हो। सूर्य शनि हो जाए, ये भी अंधी कुंडली हो गई। अंधी कुंडली होगी। ठीक है सर। और चार से भी यही यही बनेगी दृष्टि, अगर चार से आती है तो इधर हाँ वो भी हाँ, अंधी बिल्कुल कुंडली। बिल्कुल, तब भी यही स्थिति बनेगी, ठीक ठीक सर। ठीक है। तो सबसे पहले इस अंधे ग्रहों के टीवे अंधी कुंडली का इलाज करना चाहिए। वही जो उपाय 10 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाने वाला, ठीक है। 10वें घर में बुध, राहु, केतु, ये हमेशा शक्ति नेचर के होते हैं। इनका कुछ नहीं कहा जा सकता ये किस तरीके के रिजल्ट देंगे।
ये कुंडली वाले से जब पूछोगे ना, वो जब वो बताना शुरू करेगा तभी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि यहाँ पर बुध राहु केतु कैसा असर दे रहे हैं। हमेशा शक्की नेचर के होते हैं ये। पॉजिटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं और निगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी स्थिति को पता लगाने का एक सूत्र है कि बुध राहु केतु होते तो हैं शक्की नेचर के, लेकिन हमको भी तो पता होना चाहिए भाई, एक ज्योतिषी को पता होना चाहिए ना कि ये शक्ति है, ये पॉजिटिव करेगा निगेटिव करेगा। तो चंद्रमा की हालत आप देख लो। अगर चंद्रमा की हालत ठीक है। हाँ। क्या? फोन? कल एग्जाम है, एग्जाम की वो पढ़ो बैठ के, फोन के चक्कर मत पड़ो। ठीक है, बाद में बात करूंगा, जाओ देखो जो करो। तो अगर चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा के हालात अच्छे हैं तो 10th हाउस में बुध राहु और केतु खराब नहीं करेंगे, क्योंकि बुध राहु केतु को कंट्रोल ही चंद्रमा करता है। कुंडली में सर चंद्रमा इनको का। चंद्रमा की। हम्म, पूछो पूछो। हेलो। पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर बुध राहु केतु अगर 10वें घर में हो तो चंद्रमा की सपोर्ट से भी ठीक कर सकते हैं उनको, मतलब चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा। नहीं, मैंने ये बताया आपको कि इस हाउस में बुध राहु केतु 10th भाव में सबकी नेचर के होते हैं, ये अच्छा भी कर सकते हैं बुरा भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा ही करेंगे, हो सकता है बुध और राहु केतु बहुत अच्छा करें 10th हाउस में, लेकिन हमको ओके। इनकी नेचर को जानने के लिए कि ये अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे, ये चंद्रमा को देखना पड़ेगा हमको कुंडली में। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि बुध राहु केतु ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे 10th हाउस में बैठ के। लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो फिर बुध राहु केतु ये बुरा नहीं करेंगे। किसी भी कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा होगा तो शनि भी अच्छा होगा। कहने का मतलब यह है कि कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो शनि अच्छा है, और अगर शनि अच्छा है ना तो 10th हाउस दुगना अच्छा है। हाँ, बाकी आप स्लाइड में देख लीजिएगा, 10th हाउस इतना ही है बस। खाली होगा ऐसे। ठीक है, ये सूत्र लिखा हुआ है, सेकंड में अच्छे ग्रह हो और 10वां खाली हो तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा होते हुए भी उसे ढूंढ नहीं पाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि 10th भाव अगर आ, खाली है तो उस इंसान के पास में कर्म ही नहीं होंगे, उस तरीके के कर्म ही नहीं कर पाएगा कि जो वो कुंडली में पैसे का जो प्रॉमिस लेके आया है, जो भाई अपने कर्मों के आधार पे ही तो उसको पैसा मिलेगा, है ना? तो वही है कि सेकंड में अच्छे ग्रह हो और 10 खाली हो तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा होते हुए भी वो उसे ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि वो उस हिसाब के कर्म ही नहीं कर पाता। ठीक है। 10वें घर में ग्रह जरूरी होना चाहिए सर बंदे का फिर। हाँ बिल्कुल। 11th हाउस, 10वां घर घर समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैं आगे चलता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। 11वें घर के जो 1 मिनट, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज।
11th हाउस के जो मालिक हैं वो शनि है, और ये पक्का घर गुरु का है। गुरु यहाँ पर होते हैं तो किस्मत जगाने वाले भी माने जाते हैं। और ये सूत्र जब हम 8th हाउस वाला पढ़ रहे थे कि 8वें और 11वें घर में अगर आपस में शत्रु प्लैनेट होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी कुंडली वाले को। हर काम उसके जो है ना खराब होंगे, स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो 11वें घर में क्या है कि जितने यहाँ पर पापी ग्रह होंगे, जितने खराब ग्रह होंगे, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर शुभ ग्रह जो होते हैं ना वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। जैसे चंद्रमा अगर यहाँ पर हो तो ना दादी को पोता मिलता है, और ना आदमी के पास में प्रॉपर्टी पैसा इसका भरपूर सुख मिल पाता है। चंद्रमा की ये रिजल्ट। बृहस्पति 11 में हो और कहीं शनि और राहु 12th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की तलाक तक की नौबत आ जाती है। आपस में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा इन्हीं सब से वो जूझता रहता है। सूर्य 11th हाउस में बैठा हो तो आदमी अपना प्रभाव ही नहीं जमा पाता, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है उसको। ये स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर 11 में खराब ग्रह प्लेनेट बैठे हो, पापी प्लेनेट बैठे हो, तो इंसान बहुत पैसा कमाता है। क्योंकि 11th हाउस जो होता है ना वो एक सूत्र पे चलता है। वो इस सूत्र पे चलता है कि अगर इंसान गंदगी में उतरा नहीं है ना तो वो बुरे लोगों की पहचान कैसे कर पाएगा। अगर उसने उस गंदगी को देखा है, फील किया है, समझा है, तभी तो उस तरीके के काम करने वाले आदमियों के नेचर को वो परख पाएगा। तभी तो समझ पाएगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। जब आपको पता ही नहीं है कि ये गंदगी क्या होती है, गलत काम क्या होते हैं, कौन आदमी किस तरीके से गलत काम कर सकता है, तो आप सामने वाले को नहीं परख पाएंगे। तो इस तरीके का जो दिमाग होता है ना, इस तरीके का जो नेचर होता है ना, वो पापी प्लैनेट देते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और है। अगर मान लीजिए यहां पर पापी प्लैनेट है भी, शनि है, राहु है, केतु है, शुक्र है, और अगर ये कहीं अकेले हैं, मतलब शनि अकेला बैठा हो, राहु अकेला बैठा हो, केतु हो या शुक्र हो, ये अगर अकेले बैठे हुए हैं, और अगर खाना नंबर 3 में, 5 में और 9 में, और फिर 11, 3 5 9 11, अगर यहां पर बैठे हुए इनके साथ में कोई प्लेनेट नहीं है तब तक ये अच्छा फल नहीं दे पाते। मतलब अगर 11th हाउस में अगर कोई प्लेनेट हो तो तीसरे हाउस में, 5वें हाउस में, 9वें भाव में और 11वें भाव में कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए। तीसरे में हो तब भी ठीक है, काम चल जाएगा। तीसरे में ना हो तो कम से कम 5वें में हो, काम चल जाएगा। 5वें में ना हो तो 9वें में हो कोई ना कोई प्लेनेट, और 9वें में ना हो तो 11वें में उसके साथ में तो जरूर हो कोई ना कोई। तो अगर ये स्थिति है, कोई ना कोई प्लेनेट इन हाउसेस में है और 11th हाउस में ये प्लेनेट बैठे हुए हैं, तब तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। और अगर यहाँ पर शनि राहु केतु शुक्र अकेले बैठे हैं और 3 5 9 11 में और कोई प्लेनेट नहीं है, तब ये फल देने में असमर्थ होते हैं। फिर ये बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते। अगर यहाँ पर पापी ग्रह बैठे हुए हैं और अगर उसको शनि का सपोर्ट मिल जाए, शनि का संबंध बन जाए। शनि का संबंध कैसे बनेगा? इसी पोजीशन पे यहां पर मान लीजिए वीनस बैठा है। ठीक है, 11th हाउस में माना वीनस बैठा है, शनि 3rd हाउस में आ जाए, शनि 5th हाउस में आ जाए, 9th में शनि आ जाए, 11th में शनि आ जाए शुक्र के साथ में, तो 11 गुना असर होता है। तो 11वें घर में
जो भी पापी ग्रह बैठेगा उसका असर अच्छा होगा, ये सूत्र है। पापी प्लैनेट अगर बैठेगा तो उसका कुंडली देख के आप कह सकते हैं कि 11वां घर इसका अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो 11वें घर में जितने शुभ ग्रह उतना लाभ खराब, जितने अशुभ ग्रह उतना लाभ अच्छा। अब 11वें घर में कोई भी ग्रह हो और लगन खाली हो तो इस घर के ग्रह का कोई मतलब नहीं होगा। हमने एक सूत्र पढ़ा था ना फर्स्ट हाउस जब हम पढ़ रहे थे कि लगन में बैठे हुए प्लैनेट की टांगे होती हैं 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। तो 11वें घर में अगर कोई प्लैनेट हो तो लगन में भी कोई प्लैनेट होना चाहिए, तभी 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का मतलब है। क्योंकि भले ही तीसरे हाउस और उसमें हो, लेकिन लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट होता है ना वो आप खुद हैं। तो लाभ किसको होगा? आपको होगा। 11th हाउस में प्लैनेट के रिजल्ट किसको मिलेंगे? आपको मिलेंगे। इसलिए लगन में कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए जब 11th हाउस में कोई प्लैनेट। अब यहां पर देखो रूल लाल किताब के कितने ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक रूल ये कहता है कि अगर लगन में कोई प्लैनेट बैठा है और 11th हाउस में भी प्लैनेट बैठ जाए तो ये अचानक चोट के हो जाएंगे। और एक रूल लाल किताब कह रही है कि लगन अगर 11th हाउस में कोई प्लैनेट हो और लगन में कोई प्लैनेट ना हो तो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बेकार। कहती है ना लाल किताब यहाँ पे दो तीन तरीके की बात एक दूसरे के रूल को ओवरलैप करती है। तो सारे रूल्स हमको याद रखने हैं। अब प्रिडिक्शन ये तब इस तरीके की जाती है जब ये इस तरह की सिचुएशन कुंडली में बनी हो और अगर उन ग्रहों का पीरियड चल रहा हो तो सिम्टम्स मैच किए जाएंगे सामने वाले से। अगर उन प्लैनेट से संबंधित खराब रिजल्ट आ रहे हैं उसको तो फिर हम इस स्थिति को यहां से हटाएंगे। फर्स्ट हाउस और 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की स्थिति को हम ट्रांसफर करेंगे। और अगर उस प्लैनेट से संबंधित अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो एज इट इज रखेंगे, क्योंकि ये सारे लाल किताब के ही रूल्स हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और 11th हाउस तीनों खाली है, या फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस खाली हुआ, तो 11वें घर का जो रिजल्ट होगा वो शनि के अनुसार देखा जाएगा। ऐसा होता है ना कुंडली, मान लीजिए फर्स्ट 1 3 11 तीनों खाली हो तो शनि कुंडली में जिस पोजीशन पे होगा उसी हिसाब से 11th हाउस के रिजल्ट हमको मिलेंगे। शनि शुभ होगा तो फल अच्छा मिलेगा, अगर अशुभ होगा तो फल खराब मिलेगा। ठीक है, एक हमने अ, पढ़ा था पहले नाबालिग कुंडली, बालिग और नाबालिग कुंडली। जी नाबालिग सर। कुंडली क्या होती है? जी सर। कौन बताएगा? सर नाबालिग मतलब कुंडली। बंद बंद मुट्ठी में कोई ग्रह ना हो सर। हाँ जी सर, 1 4 7 10 में कोई ग्रह ना हो तो। क्या यहाँ पापी ग्रह बैठे हैं? जी सर, राहु शनि केतु, बुध। राहु केतु शनि, इसमें से कोई प्लेनेट हो और या फिर 1 4 7 10 खाली हो। ठीक है, उस कंडीशन में नाबालिग कुंडली होती है 12 साल तक। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कुंडली में नाबालिग कुंडली की स्थिति बनी हुई है, किसी की नाबालिग कुंडली है
और उस चार्ट में जिस साल 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट वर्ष फल में तीसरे घर में आएगा, उस समय स्थिति बहुत खराब होगी। लाल किताब कहती है कि ये स्थिति आने से मौत की कहानी लिख जाती है। अगर कुंडली नाबालिग कुंडली है और 11वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है और 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट वर्ष फल में जिस साल तीसरे घर में आएगा, तो ये प्लेसमेंट मौत की कहानी लिखता है। कहने का मतलब उस चार्ट में उस व्यक्ति के साथ में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर उसी वर्ष फल में 8वें घर में भी कोई प्लैनेट अगर आ गया, तो फिर मौत नहीं होगी, मौत को रोक देगा। मतलब बहुत खराब स्थिति नहीं बनेगी, खराब स्थिति रुक जाएगी। थोड़ी सी टेक्निकल बात है। सर 11वें घर का प्लैनेट अगर तीसरे घर में आएगा वर्षफल में? हम्म ओके सर। अगर नाबालिग कुंडली है तो, अगर कुंडली नाबालिग है और 11वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है और 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट जिस वर्ष फल में वो तीसरे खाने में आएगा, तो उस व्यक्ति के साथ में कुछ भी घटित हो सकता है, अनहोना अनहोनी कुछ भी घटित हो सकती है। लेकिन अगर उस साल 8वें घर में भी अगर कोई प्लैनेट आ जाता है, तो अनहोनी फिर नहीं होगी, उससे बच जाएगा। ठीक है। 11वें घर के जो प्लैनेट होते हैं ना, उनका संबंध हमारी किस्मत से भी होता है, क्योंकि लाभ का है तो हमारी किस्मत को चलाते हैं 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट। अगर 8वें घर में 11वें घर का दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है, मतलब 8th हाउस और 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट अगर आपस में दुश्मन हैं, तो 11वें घर की चीज अगर आप भूल से भी ले आते हो, तब भी कुंडली वाले के ऊपर समस्या खड़ी हो जाती है किसी न किसी रूप में। तो जब भी हमको ऐसी स्थिति कुंडली में है कि 8वें घर में और 11th हाउस में आपस में शत्रु प्लेनेट हैं और 11वें घर की चीज, जैसे मान लीजिए 8वें घर में शनि है, ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं 11th हाउस में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है। अब सूर्य से संबंधित चीजें कुछ भी होगी, जैसे सूर्य से संबंधित चीजें तांबा है, या सूर्य से संबंधित चीजें अनाज है जैसे गेहूं है, ठीक है ना। तो ये चीज जब भी आप लाएं तो ये हमेशा याद रखें कि सूर्य का जो मित्र ग्रह है उसकी चीजें भी साथ में लानी चाहिए, तब तो ये स्थिति अ, खराब नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ हम उसी की चीज लेके आते हैं तो फिर ये स्थिति ज्यादा खराब होगी। और वैसे भी 11वें घर में जो भी प्लेनेट बैठता है वो शनि की तासीर का होता है, शनि की तासीर का होता है। शनि की तासीर का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे चंद्रमा अगर यहां पर है, तो लाल किताब कहती है कि चंद्रमा की स्थिति यहां पर ऐसी होती है कि दादी जो है ना अपने पोते को नहीं देख पाती, और अगर दादी ने पोते को देख लिया तो उसका पति नहीं रहेगा, और पति रहा तो दादी अंधी हो जाएगी। ये है शनि की तासीर वाला चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा अगर यहाँ पर हो, तो जिस व्यक्ति के चार्ट में चंद्रमा यहाँ पर है, तो जब भी उसके बेटा पैदा हो तो कम से कम 43 दिन तक दादी से दूर रखना चाहिए उसको। दोनों यहाँ पर
चंद्रमा और केतु की लड़ाई मानी गई है। चंद्रमा यहाँ पर, जब भी चंद्रमा यहाँ पर होता है तो केतु खराब हो जाता है। तो उसको जो है ना, कम से कम 2-3 महीने के लिए अपनी माँ से दूर रखना, मतलब बच्चे के दादी से उसको दूर रखना चाहिए। या फिर बेटा होगा नहीं, उसको बेटियां ही होंगी, तब स्थिति बन सुधरी रहेगी। या फिर वो कहीं मतलब दादी कहीं और रहती होगी, पोता कहीं और रहता होगा, तब भी स्थिति संभल जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन है, चंद्रमा यहाँ पर है और बेटा पैदा हो जाता है, तो उसको दादी से दूर रखना चाहिए। नहीं तो मुसीबत जो है ना, वो दादी के ऊपर आती है। तो चंद्रमा यहाँ पर हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, और इंसान जो है ना, वो फर्जी की प्लानिंग बनाता रहता है। कितना लगाना है, कितना वो बचा पाएगा, कितना पैसा खर्च करना है, इन सब चीजों की जो है ना, उस आदमी के पास में बहुत अच्छी अकल नहीं होती है, अच्छी प्लानिंग नहीं बना पाता है। और चंद्रमा अगर यहाँ पर हो तो ऐसा इंसान की जेब में अगर 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए तो खर्च करेगा ही करेगा, और 100 रुपए और इधर उधर से उधार मांग लेगा और अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करेगा। मतलब जो है पैसा उसको तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, इधर उधर से लेके भी उसका भी सत्यानाश करेगा। क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, कैश का कारक होता है, कैश लिक्विडिटी। तो ये भी प्रॉब्लम होती है यहाँ। ऐसे इंसान के पैसे बहुत लोग खराब करते हैं, दोस्ती में लोग खराब करते हैं। ये है शनि की तासीर, मतलब दिखावेबाजी। सूर्य अगर यहाँ पर हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इरिटेशन बहुत होता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है लोगों से। पिता से भी विचार उसके नहीं मिलते हैं। इरिटेशन की वजह से वो एक जगह टिक के काम नहीं कर पाता है नौकरी में, जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ देता है। ये भी खराब शनि की निशानी है। और जैसे ही ऐसा इंसान शनि की वस्तुओं को यूज करेगा, शनि की वस्तुओं को जैसे यूज करेगा, तो उसके अंदर बेटा पैदा करने की ताकत खत्म हो जाएगी। केतु मारा जाता है जब भी सूर्य यहां पर होता है और वो शनि की चीजें यूज करने लगे। शनि की चीजें क्या है? शराब पीना, मांस खाना। लाल किताब में एक सूर्य यहां पर लिखा हुआ है कि सूर्य अगर यहां पर हो तो झूठ मारे या झूठ, मतलब झूठन, किसी का झूठा खाना और झूठ बोलना। झूठा, आप दूसरे का मीट मांस खाएंगे वो भी झूठा है। शराब पिएंगे वो भी चीजें सड़ गल के बनाई जाती है, अल्कोहल, वो भी एक तरीके से झूठा है। किसी दूसरे के जीवन साथी से संपर्क में रहना, ये भी एक तरीके से झूठन है। तो ये सब शनि की चीजें हैं। अगर सूर्य अगर यहाँ पर है और अगर आप इनके आदी हुए, तो स्थिति बहुत नाजुक रहेगी आपकी, और आप बच्चा पैदा करने के मतलब मेल चाइल्ड पैदा करने के गुण नहीं हो पाएंगे आपके अंदर। मेल चाइल्ड नहीं हो सकता फिर, क्योंकि केतु खराब हो जाएगा। और दिखावे का जीवन, ये तो सबसे बड़ा झूठ है कि आप हैं कुछ और, दुनिया को दिखा कुछ और रहे हैं। इसमें तो स्थिति और खराब हो जाती है। बृहस्पति अगर यहां पर हो तो जब तक पिता या आपके भाई जिंदा है, तब तक तो व्यक्ति को सारे सुख मिलेंगे। लेकिन जैसे ही पिता और भाई का साथ छूटता है, तो ऐसे इंसान के दिमाग की और उसकी धैर्य रखने की सब धज्जियां उड़ जाती हैं। ना ही वो दिमाग से अच्छे डिसीजन ले पाता है, और ना ही उसके अंदर वो धैर्य बचता है कि वो धैर्य से अपने जीवन को चला पाए। इसमें भी अशुभता आ जाती है। अब बचे बुध, राहु, केतु, शुक्र और शनि। ये सारे शनि के मित्र हैं, और ये पापी ग्रहों के टोले में आते हैं। ये सब अच्छे हैं यहाँ पर। शनि को बुध की अगर मदद मिल जाती है ना, बुध की मदद अगर मिल जाती है ना, तो ऐसा इंसान जबरदस्त बिजनेसमैन होता है, क्योंकि शनि को उसका दिमाग मिल गया। राहु हो तो ऐसा इंसान दिमाग का बहुत तेज होगा, उसको कोई
वो तुरंत दूसरे के दिमाग को पढ़ लेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में। 11th हाउस में शुक्र अगर 11th हाउस में बैठा हो तो ऐसे इंसान के अंदर जोश बहुत होता है, बात करने की टेक्निक बहुत उसके अंदर होती है। केतु अगर हो यहाँ पर और शनि के साथ में उसका संबंध हो जाए तो वो बहुत पैसा कमाता है। हालांकि केतु अगर यहाँ पर होता है तो प्रॉपर्टी को खराब करता है, क्योंकि चंद्रमा को खराब कर देता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं उसको। उसको ऐसे इंसान को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। तो पापी ग्रहों का मतलब ही यही होता है कि उसको सिर्फ जो है ना अपने काम से मतलब, अपना काम कैसे निकालना है, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब, बुरा कर रहा है भला कर रहा है उससे मतलब नहीं है, अपना काम सिर्फ बनना चाहिए उसको। तो यहां पर बैठे हुए प्लेनेट की तासीर शनि जैसी होती है, शनि की तासीर का होता है यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट। लेकिन एंड रिजल्ट उसका क्या होगा वो बृहस्पति डिसाइड करता है, क्योंकि दोनों का घर है ना ये, शनि का भी घर है बृहस्पति का भी घर है। तो तासीर तो शनि की होगी, लेकिन एंड रिजल्ट वो बृहस्पति के आधार पे होगा। बृहस्पति जिस हाउस में बैठा होगा उसी हाउस से उसी 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 हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर 11 में कोई प्लेनेट है, चाहे बुध हो चाहे शुक्र हो चाहे राहु हो चाहे कोई भी प्लेनेट हो, तासीर तो शनि की हो गई। मान लीजिए उस समय बृहस्पति 4th हाउस में बैठा है तो उसके मकान बहुत बनेंगे। 2nd हाउस में बृहस्पति बैठा है तो अपनी जबान से कमाएगा, गुरु बन के कमाएगा, इतना ज्ञान होगा उसके पास। 3rd हाउस में बृहस्पति बैठा है तो यात्रा कर करके कमाएगा, विदेश जाकर कमा सकता है। 5वें में बैठा है, सरकार से संबंधित कामों से जुड़ के पैसा कमाएगा। 6वें में बैठा है तो उसकी इतनी बेहतरीन नौकरी होगी कि नौकरी से पैसा कमाएगा। 7वें में बैठा है तो बिजनेस से कमाएगा। इसी तरीके से 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में बृहस्पति कहीं भी हो, एंड जो रिजल्ट होगा ना 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का, वो बृहस्पति डिसाइड करेगा। और बुध और बृहस्पति दोनों अगर 11वें घर में बैठे हो ना तो ये बहुत शुभ रिजल्ट देने वाले होते हैं। लेकिन अगर तीसरा घर खाली है तो शुभ नहीं है, फिर ये अशुभ है। बृहस्पति बुध यहाँ 11th हाउस में बैठे हैं तो ये योग होता है, बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन 3rd हाउस में भी कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए उस कंडीशन में। तो तीसरे घर में 11th हाउस के 11th हाउस में कोई प्लैनेट हो तो तीसरे घर उसके मतलब अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हमको तीसरे हाउस में कोई न कोई प्लैनेट को स्थापित करना चाहिए। तीसरा हाउस क्या है? हमारा दाहिना हाथ। दाहिने हाथ में कोई चीज स्थापित कर, अपने दाहिने हाथ में हम पहनेंगे तो तीसरे हाउस में उसकी एनर्जी स्थापित हो जाएगी। ठीक है। हाँ। सर 11वें घर की मतलब 11वें में और 8वें में अगर शत्रु ग्रह है तो जब 11वें की जो वस्तुएं लाएंगे तो 11वें में बैठे हुए ग्रह के मित्र की लाएंगे या हाँ 8वें में बैठे हाँ हुए ग्रह हाँ की? हाँ 11वें घर में बैठे हुए मित्र। ओके सर। मतलब उसकी जब भी वस्तुएं लाएं तो उस प्लेनेट से संबंधित उसके मित्र की भी वस्तुएं साथ में लाएं। जैसे मान लीजिए शनि बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो अगर आपको वस्तु ही नहीं, जैसे मान लीजिए आप मकान बनो, 8वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है, अब आपको मकान जैसे बनवाना है, ठीक है, गृह प्रवेश करना है, तो गृह प्रवेश आप तभी करो उस साल
जब शनि के मित्र कौन है, शनि का मित्र जैसे केतु है, तो बच्चों से संबंधित खिलौने की चीज आप ला सकते हो। गृह प्रवेश कर रहे हो तो पहले खिलौने ले आओ, फिर गृह प्रवेश करो। मकान बनवाने जा रहे हो तो, या चमड़े का कोई सामान लेके लेके आ रहे हो घर में, तो आप खट्टी मीठी मिठाई जो इमली वगैरह होती है, ये भी केतु से संबंधित। ठीक है, तो इस तरीके की चीज आप साथ में लेके आ सकते ओके सर। हैं। तो तीसरे घर में भी जो है पापी प्लैनेट जो होते हैं ना, वो भी वो तीसरे घर में और 11th हाउस में, यहाँ पर पापी प्लैनेट ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर 11वें घर में कोई पापी प्लैनेट है तो तीसरे घर में भी इसी तरीके की एनर्जी को स्थापित करना चाहिए। अगर मान लीजिए शुक्र 11वें घर में बैठा है, तीसरा तीसरा घर खाली हो, तो यहाँ पर इंसान को आप गोमेद पहना सकते हो, मतलब राहु की एनर्जी ला सकते हो, तो शुक्र बहुत अच्छा काम करेगा। आप हीरा पहना सकते हो, हीरा नहीं पहना सकते हो अमेरिकन जर्कन पहना सकते हो। ठीक है, मतलब 11वें घर में कोई प्लैनेट अगर हो तो थर्ड हाउस में उसके मित्र ग्रह की चीजों को ही हाथ में डलवाना चाहिए। तो यहाँ पर रत्न का भी एक हमको वो मिल गया कि रत्न कैसे पहने। 9th और 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के मित्र ग्रहों को ही हम रत्न पहन सकते। 11वें में ग्रह हो, ठीक है, तो थर्ड हाउस पे 11वें से संबंधित हम कोई भी रत्न पहन सकते हैं, काम कर जाएगा। और अगर लगन खाली हो तो वहां पर जो राशि लिखी हुई है उससे संबंधित या उसके मित्र से संबंधित कोई नग पहन सकते हैं। गले में, गले में भी लोग नग पहनते हैं ना चैन के साथ। ठीक है, सर 11वें घर में अगर पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर, हम्म, तो ये जैसे आपने बताया था वो बलि के बकरे की, अगर ये खराब होते हैं तो इनका पूरा असर केतु पे जाता है। हम्म। तो क्या इधर बैठने वाले सारे ग्रहों का असर भी केतु पे जाएगा? नहीं, सारे जो प्लेनेट यहाँ पे खराब हो रहा होगा ना उसका असर जाएगा। अब जैसे सूर्य यहाँ पर बैठा है और आप शनि की चीजों की काम करने के आदी हो जाएं, जो अभी मैंने बताया आपको, तब जी केतु सर। खराब होगा ना। मतलब कोई भी ग्रह चंद्रमा यहाँ पर होता है तो केतु खराब होता है। सूर्य अगर यहाँ पर होगा तो शनि की चीजें अगर आप यूज करोगे तो केतु खराब होगा। ओके सर। चंद्रमा अगर 11 में हो ना तो केतु खराब हो जाता है। केतु खराब होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव सोच। केतु क्या है, पॉजिटिव सोच, वो खराब हो जाती है। वफादारी का गुण ही नहीं होता इंसान के पास में। चंद्रमा 11 में हो तो पॉजिटिव सोच खत्म हो जाती है, वफादारी का गुण नहीं होता है इंसान के पास, केतु खराब हो जाता है। और अगर केतु 11th हाउस में हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है। यानी आदमी का मन ही शांत नहीं रहता है, अपनों से ही उसको नहीं बनती, अपनों से ही उसको खराबी रहती है। राहु होने से बृहस्पति खराब हो जाता है। राहु होने से, अगर राहु हेलो। 11th हाउस में है तो बृहस्पति खराब हो जाता है। राहु मतलब टेक्निकल आदमी, साइंस को मानने वाला, हर चीज को लॉजिक से समझने वाला, ऐसा इंसान अध्यात्म के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता। उसको तर्क चाहिए कि इस भगवान की मैं पूजा करूं तो क्यों करूं, उसका रीजन क्या है। और एक तो अगर इनको नींद में बृहस्पति होना यहाँ पर चाहिए हो, और दूसरे संजीव जी सर म्यूट में कर दर्द लीजिए। होता है। हो यहाँ और अगर बृहस्पति अगर यहाँ पर हो तो राहु नष्ट हो जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति को कोई आइडिया ही नहीं सूझेगा, कोई युक्ति काम नहीं करेगी। जो भी राहु के गुण होते हैं ना, चालाकी, युक्ति, आइडिया, ये सब राहु है।
तो बृहस्पति हो यहाँ पर होगा ना तो राहु खराब हो जाते हैं। उस इंसान के पास में ना चालाकी होती है, ना ही कोई आइडिया आता है, ना ही वो टेक्निकल दिमाग का होता है। ये सब गुण नहीं होते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो 11वें घर में हर प्लेनेट अपने अलग अलग रिजल्ट देते हैं। जैसे मैंने बृहस्पति के बारे में बताया कि बृहस्पति यहाँ पर अगर हो, तो अगर व्यक्ति के पिता जिंदा हैं, भाई जिंदा है, तो चालाक आदमी भी ऐसे इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लाल किताब में लिखा है कि सांप भी सजदा करे। सांप का मतलब ये हुआ कि चालाक आदमी। अगर व्यक्ति के पिता जिंदा है, भाई जिंदा है, तो बुरे आदमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन अगर ऐसा इंसान पिता से अलग हो जाए, करेक्टर का ढीला हो जाए, तब फिर यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति बहुत बुरे रिजल्ट देता है। ठीक है? या जन्म कुंडली में जो अशुभ ग्रह बैठा है, खराब प्लेनेट बैठा है, उससे संबंधित आप कामकाज करने लगो। या जो प्लेनेट अशुभ स्थिति में बैठा है, पूरी कुंडली की बात कर रहा हूं, पूरी अशुभ कोई प्लेनेट अगर बैठा हुआ, उसके रिश्तेदार के साथ में आप समय ज्यादा गुजारने लगो, उसके चक्कर में रहने लगो, तो ऐसा इंसान जो है ना वो दुश्मनों की चाल में फंस जाएगा फिर। और लाल किताब कहती है कि बृहस्पति जब भी यहाँ पर होता है तो ऐसे इंसान को कफन तक नसीब नहीं होता है। इतनी बुरी स्थिति बन जाती है। सूर्य अगर यहाँ पर हो तो ऐसा इंसान जब तक धर्मात्मा रहेगा, जब तक वेजिटेरियन रहेगा, जब तक अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, तब तक तो जिंदगी उसकी बहुत उत्तम होगी। लेकिन अगर शनि की चीजें खाने लगे, शनि की खुराक खाने लगे, तो फिर ऐसा इंसान के पास जो है ना, लड़का पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। लड़की भले पैदा हो जाए, लड़का नहीं होगा उसका। चंद्रमा अगर है यहाँ पर, और बृहस्पति और केतु अगर अच्छे हों, तो माँ के रहते ऐसे इंसान के पास में पैसे की दिक्कत नहीं आती जब तक उसकी माँ जिंदा रहती है। लेकिन जिस दिन उसकी माँ खत्म होगी, उस दिन आप समझ लीजिए कि सब कुछ धीरे 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 बुरी स्थिति बनने लगी। और माँ के रहते पुत्र पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाता। अगर यहाँ पर अशुभ स्थिति में केतु और बृहस्पति हो, तो ऐसे इंसान को उपाय किया जाता है कि उसको सोने की भस्म का यूज करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। तब उसके अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत आएगी। चंद्रमा को बृहस्पति का साथ देना चाहिए। शुक्र अगर यहाँ पर बैठा हो तो ऐसे इंसान को बोला जाता है दौलत का भंडारी। लेकिन कब? जब तक उसकी पत्नी के भाई मौजूद हो, मतलब कुंडली में या फिर मंगल उत्तम हो, मंगल अच्छी कंडीशन में बैठा हो, तब यहाँ के शुक्र को बोला जाता है दौलत का भंडारी। और शुक्र अगर 11th हाउस में हो और अगर उसकी पत्नी के जितने भाई होंगे, उतना इंसान राज करेगा। और अगर साला ना हो, औरत के भाई ना हो, तो आदमी कंगाल रहेगा। और अशुभ स्थिति में आ जाए शुक्र यहाँ पर, अशुभ स्थिति में कब आएगा? जब तीसरे घर में कोई प्लेनेट ना हो। तो ऐसा इंसान अपने जीवन साथी के कब्जे में रहता है। कहते नहीं, बहुत सारे लोग अपने जीवन साथी के ही कहने पे ही चलते हैं। वो कहते हैं यहाँ बैठो तो वहीं बैठा रहेगा, ये करो तो वो करेगा। बिल्कुल उस कंडीशन पे आ जाना, मतलब उसके पास में इतनी बल नहीं होता, इतनी शक्ति नहीं होती है कि जीवन को बहुत अच्छा चला पाए।
इसीलिए शुक्र को 11th हाउस में जब शुक्र अशुभ कंडीशन में होता है, इसीलिए यहाँ पर लाल किताब उसको एक नाम दिया है, बुद्धू और हिजड़ा कहा गया है शुक्र को 11th हाउस में। जब शुक्र यहाँ पर खराब हो रहा हो और उसको सपोर्ट ना हो शुक्र। मंगल अगर यहाँ पर हो, लगन में कोई प्लेनेट बैठा हो, 3rd हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, तो यहां पर बैठा हुआ मंगल, ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी कंडीशन में पैदा हुआ हो, चाहे जितने गरीब घर में पैदा हुआ हो, एक दिन वो अमीर जरूर बनता है। और अगर लगन खाली हो, 3rd हाउस खाली हो, तो यहां पर बैठा हुआ मंगल, आदमी बेचारा अपनी आमदनी की तलाश में लाभ कमाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन पैसा उसको ढंग से नहीं मिलता, उल्टा कर्ज में और डूब जाता है। बुध अगर यहां पर बैठा हो, तो 34 साल तक वो जो काम करेगा वो खराब होगा। मतलब 34 साल तक उसको अक्ल ही उसकी काम नहीं करती है, जो काम करेगा वो खराब होगा। लेकिन अगर बुध यहां पर बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हो, तो 34 साल के बाद में जितना वो असफलता उसने देखी है, जितना वो जिंदगी 34 साल तक उसने गुजारी, 34 साल के बाद उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। सारे मतलब इस तरीके का बुद्ध यहाँ पर माना जाता है, अगर अच्छी कंडीशन में है 34 साल के बाद में पुरानी पुश्तों को उतारने वाला होता है वो, इस पोजीशन पे पहुंचा देता है परिवार को। शनि अगर यहां पर हो और 1st हाउस और 3rd हाउस में अगर प्लैनेट बैठा हो, तो शनि अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसा इंसान के पास में लावल्दी नहीं होती, लावल्दी बोले तो बच्चा मतलब जरूर होता है ऐसे लोगों। लाल किताब में लावल्द होना बोला जाता है जिसके बच्चा नहीं होता, और हर चीज का मुकाबला करने के लिए ये तैयार रहते हैं। और अगर कहीं 1st हाउस और 3rd हाउस खाली हो, तो फिर ऐसे लोग अपने परिवार को बीच मझधार में ही छोड़कर चले जाते हैं। और कहीं अगर 8वें घर में उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो, शनि अगर 11 में हो, 1st हाउस 3rd हाउस खाली हो, और 8वें में उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो, तो ऐसे लोग अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़कर मर जाते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उनके फादर या माँ खत्म हो जाते। राहु अगर यहाँ पर बैठा होगा, तो ऐसा इंसान बड़ा अभिमानी होता है, कोई उस संस्कारों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद कमाने वाला इंसान होता है, वो जीवन में अपने बलबूते पे खड़ा होने वाला इंसान होता है, ससुराल की भी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन ये तब है ना, अगर 1st हाउस और 3rd हाउस में कोई प्लेनेट हो, तब वो खुद कमाने वाला इंसान होता है, बहुत अभिमानी होता है। और हालांकि ससुराल की तब भी वो कोई परवाह नहीं करता। लेकिन अगर राहु यहाँ पर खराब है, 1st हाउस 3rd हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ऐसे इंसान के जो बाप दादा होते हैं ना, वो खुद ही नशे में और इन सब के गलत कामों में इतने ज्यादा डूबे हुए होते हैं कि उस परिवार की स्थिति शुरू से ही गड़बड़ रहती है। इसीलिए फिर वो उस राहु 11 वाला वो बच्चा जो है ना, वो बचपन से ही यही सब चीजें देख के बड़ा होता है ना, तो इसलिए वो रिस्पेक्ट भी नहीं करता अपने बाप दादाओं। केतु, केतु अगर यहाँ पर हो और 1 और 3 में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हो, खाना नंबर 1 में और 3 में, और 5th हाउस में चंद्रमा या बृहस्पति ना हो, और अगर इंसान अपने बच्चे के साथ में, लड़के के साथ में, अपने जीजा के साथ में, अपने बहनोई के साथ में, ये सब केतु, केतु के लोग हैं, मतलब ये सब केतु से संबंध रखते हैं। अपना खुद का लड़का,
जीजा बहनोई, अगर इनके साथ में वो काम करता है तो वो बहुत लाभ कमाता है। अगर वो लग्जरी से संबंधित काम करता है उससे भी वो बहुत लाभ उठाता है। अगर वो जो भी उस तरीके की चीजें होती हैं जो अ, मतलब सेक्स वगैरह में जो चीजें, जो दवाएं वगैरह यूज होती हैं, उसका अगर काम करता है तो उससे तो वो बहुत लाभ कमाता है। अंडर गारमेंट्स के वो काम करता है, उससे भी बहुत लाभ कमाता है। 11th हाउस में बैठा हुआ केतु। और अगर खराब स्थिति यहां पर हो रही है केतु की, तो ऐसा इंसान डिप्लोमेटिक नहीं होता। वो लाभ कमाने के जो दिमाग में जो चीजें होती है ना, वो उसके अंदर नहीं चलती हैं। चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्रमा नष्ट हो जाता है, और खुद नर औलाद पैदा नहीं कर पाता। तो हर प्लेनेट की यहाँ पर एनर्जी जो है ना, वो अलग अलग काम करती है। जब अभी हम प्लैनेट को डिटेल में पढ़ेंगे अभी 11th हाउस में, तो इसको हम और अच्छे से इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। छोटी सी स्लाइड है 11th हाउस की। उसके बाद ये 12th हाउस है। 12th हाउस की भी समझ लेते हैं। यहाँ पर राशि मीन राशि है, और यहाँ पर उच्च की कंडीशन में शुक्र और केतु होते हैं। मालिक यहाँ के गुरु हैं, और राहु यहाँ के कारक भी हैं, लेकिन यहाँ पर राहु और बुध नीच के हो जाते हैं। बुध तो नीच के होते ही हैं, और राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, जबकि पक्का घर है राहु का ये। ठीक है, तो 12वां घर जो होता है ना, वो 12वां घर होता है बिस्तर के सुखों का, और अध्यात्म का भी कहा जाता है 12वें घर को। और 12वां घर जो है ना, ये स्वप्न आने की भी अवस्था है। और क्योंकि ये सर का स्थान है, यहीं पर जो है ना, सर तो दिन भर टंगा रहता है। आप खड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो सर हवा में ही रहता है। यही एक जगह है जहां पर सर को आराम मिलता है, सर को टिकने की जगह मिलती है। तो ये सर का स्थान भी है। तो क्योंकि जब व्यक्ति सोता है उसको स्वप्न तभी आते हैं, और सर को जो स्थान है वो रात में ही मिलता है, नहीं तो हवा में ही रहता पूरे दिन। आदमी को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसकी आखिरी अवस्था कैसी होगी, आखिरी सांस कैसी होगी, ये 12वें घर से पता चलता है। 12वें घर में शुक्र और केतु उच्च के होते हैं। शुक्र और केतु जिस भी इंसान के 12वें घर में होते हैं, तो ये लोग दुनिया का हर ऐश करते हैं, और बड़ी समझदारी से बच के निकल जाते हैं। कहने का मतलब यह है, ये सफेद पोश इंसान होते हैं, ये बंद कमरे में करने वाले लोग होते हैं। कोई भी काम करते हैं, और बाहर दुनिया के सामने बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में, व्हाइट पोश, सफेद पोश इंसान। इनको कोई पकड़ नहीं सकता कि ये बंद कमरों में क्या कर रहे हैं और बाहर समाज में इनकी इज्जत क्या है। लेकिन इनकी एक खासियत होती है, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। 12वें घर में जो केतु होता है ना, वो मोक्ष का कारक माना जाता है। इनकी आखिरी अवस्था बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनकी इनकी इनके पास में जितनी भी तमन्नाएं होती है ना, जितनी भी इच्छाएं होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं आखिरी आखिरी उम्र तक। क्योंकि जीवन में इन्होंने हर सुख, हर दुख भोगा होता है। हर सुख भी भोगा होता है, हर दुख भी भोगा होता है। और वो हर चीज को अच्छा बुरा जज करने की उनके अंदर क्षमता होती है। वो ये भी समझ जाते हैं कि ये जानवर जो कट रहे हैं, इनका जो लोग मांस खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, इस कसाई का कोई दोष नहीं है। वो इस चीज को भी समझ जाते हैं। मतलब हर चीज का अच्छा बुरा ये इनके अंदर समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है।
तो केतु अगर यहां पर है ना, तो केतु मोक्ष देता है, लेकिन बाकी ग्रह यहां पर दोबारा जन्म लेने पे मजबूर कर देते हैं। एक सूत्र और है यहां पर, बार पहले घर में जो भी ग्रह होगा, ठीक, फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हो, उसकी उम्र के बाद ही 12वें घर के जो बैठे हुए प्लेनेट हैं, वो शुभ या अशुभ फल देना शुरू करेंगे उसकी उम्र के बाद। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लेनेट, जैसे मान लीजिए सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है और अ, बुध यहाँ पर 12th हाउस में बैठा है, तो सूर्य की उम्र है 22 साल। तो 22 साल के बाद बुध जो है अपने रिजल्ट देना शुरू करेगा। अब अच्छे रिजल्ट देगा कि बुरे रिजल्ट देगा, ये 12वें हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट डिसाइड करेगा कि वो अच्छी कंडीशन में है, खराब कंडीशन में है। लगन में अगर मंगल बैठा हुआ है तो 28 साल बाद रिजल्ट देना शुरू करेगा। चंद्रमा बैठा है तो 24 साल बाद अपने रिजल्ट देना शुरू करेगा। शुक्र बैठा है लगन में तो 25 साल बाद रिजल्ट देना शुरू करेगा। शनि बैठा हुआ है लगन में तो 36 साल बाद अपने रिजल्ट देना शुरू करेगा। राहु है तो 42 साल बाद, केतु है तो 48 साल बाद। और कोई प्लेनेट नहीं हो तो सर, हम्म? और कोई भी प्लेनेट नहीं हो तो वहां पर और फर्स्ट हाउस में। अगर अगर पहले घर में और दूसरे घर में अगर कोई प्लेनेट नहीं है, तो कुंडली में केतु जैसा होगा, 12वें घर के रिजल्ट वैसे मिलेंगे। ठीक है। और 12वां घर और पहला 12वां घर और पहला घर अगर दोनों खाली हैं, तो कुंडली में जैसा चंद्रमा होगा उसी के अनुसार ही फैसला होगा 12वें घर का। 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट अगर शुभ है, तो उसकी चीजें और उससे संबंधित रिश्तेदार आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे, आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। जैसे सूर्य अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो पिता और पिता का खानदान आपके लिए बहुत लकी है। चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप माँ, मौसी या माँ की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो, और आपके मामा, वो आपके लिए बड़े लकी साबित होंगे। मंगल अगर यहां पर बैठा हुआ है शुभ कंडीशन में, तो भाई और आपके दोस्त, ये आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। बुध अगर बैठा हुआ है तो बहन, बुआ, बेटी आपके लिए बहुत लकी साबित होंगी। बृहस्पति अगर यहां पर बैठा हुआ है तो आपके दादा, दादी या गुरु, ये आपके लिए लकी साबित होंगे। शुक्र बैठा हुआ है तो आपका जीवन साथी, आपकी गर्लफ्रेंड, ये आपके लिए लकी साबित होंगे। शनि बैठा हुआ है तो चाचा, और जो शनि से संबंधित चीजें होती है जैसे कौवा, भैंस, ये आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। इसीलिए शनि अगर 12 में हो तो कौओं को मीठी रोटी, मीठी चीजें खिलाई जाती हैं। राहु अगर यहां पर बैठा हो, ससुराल आपके लिए लकी साबित हो। केतु अगर यहां पर बैठा हो तो आपका साला, आपका बहनोई और आपकी खुद की औलाद, मेल चाइल्ड, वो आपके लिए लकी साबित होगी। तो इनकी सलाह से आप जो भी काम करोगे, आप कभी जिंदगी में चोट नहीं खाओगे। ठीक है। तो वही ये लिखा हुआ है स्लाइड में। ठीक है। तो इस तरीके से 1 से लेके 12 हाउस कुंडली में कैसे काम करते हैं, वो हमने 2-3 क्लासों में समझा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए नए सूत्र आप लोगों को पता चले होंगे। कुछ स्लाइड में नहीं थे तो रिकॉर्डिंग सुन के आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा।
संजीव जी कुछ कह रहे हैं क्या? संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? किसी को कुछ पूछना है? आज हम सब लोग कैमरा बंद करके क्लास कर रहे हैं। निहारिका जी कुछ पूछना है आपको? सर मुझे एक पिछली मतलब क्लास से एक सवाल था। आपने ये कहा था कि फर्स्ट में और सेवन्थ में जब कोई ऊंच नहीं होता है या नीच नहीं होता ग्रह, तो थोड़ा सा मतलब उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कभी भी मतलब जब भी जैसे फर्स्ट हाउस में और सेवेंथ हाउस में जब उच्च उच्च और नीच की अवस्था में प्लैनेट बैठेंगे, चाहे नीच में बैठे चाहे उच्च की कंडीशन में बैठे, दोनों में, पर पर तो सर ये आपने ये आपस में मैं वही पूरी बात कर रहा हूँ, तो ये आपस में नहीं लड़ते हैं। लेकिन जब कोई प्लैनेट ना यहाँ पर उच्च का हो ना यहाँ पर नीच का हो, अगर इस तरीके के प्लैनेट यहाँ पर बैठते हैं, तो जब भी इन प्लैनेट का समय आएगा तो एक दूसरे को वो खराब कर सकते हैं। पर सर आपने एक चीज और बोली थी उस दिन कि है ना, मतलब केतु अगर लगन में हो और राहु सप्तम में हो, हम्म तो सेवेंथ हाउस में, तो हम्म। और उसके केतु के साथ सूर्य हो, तो सर केतु तो भी मतलब ऊंच नीच आपने बताया कि नहीं होता, तो सर केतु जब लगन में होता है तो सूर्य तो उच्च का होता हो जाता है ना। हम्म। हाँ। तो सर आपने तो बोला कि उच्च नीच उसमें नहीं है, तो ऐसी अवस्था में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नहीं, मैंने प्लैनेट्स इस फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट नीच का होता है, जो प्लैनेट उच्च का होता है, मैं उन प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट अच्छा। हाउस में सूर्य उच्च का होता है, जी सर। शनि नीच का होता है। तो जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य आ जाए, सेवेंथ हाउस में शनि आ जाए, सेवेंथ हाउस में शनि उच्च का होता है, अगर ये स्थिति बनेगी तो ये प्लेनेट आपस में मतलब लड़ेंगे नहीं, कभी भी जी गड़बड़ नहीं सर। करेंगे। या जी सर। उल्टा हो जाए इसका कि शनि फर्स्ट हाउस में आ जाए और सूर्य सेवेंथ हाउस में आ जाए, मतलब दोनों नीच के होके बैठ जाएं, तब भी आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्लेनेट बैठते हैं तो वो अचानक जो है ना लड़ सकते हैं। तो सर राहु केतु अगर बैठते हैं तो वो उच्च नीच नहीं होंगे। नहीं, राहु केतु कहाँ उच्च नीच होंगे? ओके सर, यही पूछना था सर, कंफ्यूज हो रही थी मैं।